नमस्कार। आज हम जिनकी शख्सियत पर एक गहरी नजर डालने जा रहे हैं, उन्हें हम सब भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी। जरा सोचिए, 1947 में जब आजादी मिली तो भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। हाँ, छोटी बड़ी मिलाकर हर एक का अपना शासक, अपनी अलग हुकूमत। बिल्कुल। अगर वो सब भारत में शामिल न हुई होती तो आज हमारे देश का नक्शा कैसा होता? कल्पना करना भी मुश्किल है, शायद बिल्कुल अलग होता। तो इसी लगभग नामुमकिन से लगने वाले काम को जिन्होंने मुमकिन बनाया, उनके जीवन और योगदान पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें भारत की एकता का शिल्पकार कहा जाता है। और ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, सरदार पटेल की भूमिका सिर्फ आजादी की लड़ाई तक ही नहीं थी। सही कहा। आजाद भारत की जो नींव रखी गई, उसमें उनकी भूमिका शायद कहीं ज्यादा निर्णायक थी। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की एक असाधारण मिसाल है। इसमें दृढ़ संकल्प भी है और कमाल की व्यवहारिक बुद्धि भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती जीवन से। जी। 31 अक्टूबर 1875, गुजरात का नडियाद। एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ वल्लभ भाई पटेल का। जो जानकारी मिलती है वो यही बताती है कि बचपन से ही उनमें एक अलग तरह की नेतृत्व क्षमता थी, इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी। हाँ, वो किस्से भी सुने उनके बचपन के। बिल्कुल। और फिर काफी संघर्ष के बाद वो लंदन गए, बैरिस्टर बने। जी। और अहमदाबाद में उनकी वकालत तो खूब चली भी, काफी सफल वकील थे। हाँ, लेकिन लगता है उनका दिल हमेशा से आम लोगों के लिए, खासकर किसानों के जो संघर्ष थे, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। और यहीं से मुझे लगता है उनके भविष्य के जो बड़े काम थे, उनकी नींव पड़ती है। कैसे, जरा समझाएंगे? देखिए, दो बातें साफ दिखती हैं। एक तो उनका जमीनी जुड़ाव, वो खुद किसान परिवार से थे, तो किसानों की मुश्किलें वो गहराई से समझते थे। हाँ, ये तो है। और दूसरा, उनकी जो कानूनी समझ थी, तर्क करने की क्षमता, पैनी थी एकदम। अच्छा। ये दोनों ही चीजें बाद में उनके लिए बड़े हथियार बनी, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना हो, या फिर आजादी के बाद उन रियासतों के शासकों के साथ वो मुश्किल बातचीत करनी हो। उनकी प्रैक्टिकल सोच की जड़ें यहीं दिखती हैं। और फिर वो दौर आया जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल था 1917। जी, गुजरात सभा। हाँ, गुजरात सभा के सचिव बने, और ये उनके सार्वजनिक जीवन का एक अहम मोड़ माना जाता है। बिल्कुल। और जानकारी ये भी बताती है कि अगले 30 साल तक, 1917 से 1947 तक, वो कांग्रेस के शायद ही कोई ऐसा बड़ा आंदोलन हो जिसका हिस्सा न रहे हों। और गांधी जी के सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। हाँ, और गांधी जी का इतना भरोसा जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, गांधी जी को हम आदर्शवादी मानते हैं, है ना? जी। और पटेल वो बेहद यथार्थवादी, प्रैक्टिकल माने जाते थे। इसके बावजूद गांधी जी उनकी संगठन क्षमता को, उनकी लॉयल्टी को और लक्ष्य के प्रति जो उनका समर्पण था, उसे बखूबी पहचानते थे। अच्छा। और यही आपसी सम्मान, आपसी विश्वास, उनकी जो साझेदारी थी, उसकी बुनियाद थी। इसी भरोसे की एक झलक मुझे लगता है 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में भी मिलती है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र प्रमुखता से है। पटेल जी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी हाँ। और उन्हीं की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव पास होना नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि पटेल सिर्फ एक आंदोलन करने वाले या सिर्फ जमीन से जुड़े नेता ही नहीं है। अच्छा। बल्कि एक दूरदर्शी नीति निर्माता भी हैं। वो सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना ही नहीं जानते थे, बल्कि आजाद भारत का ढांचा कैसा होगा, उसकी आर्थिक दिशा क्या होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, इस सब पर उनकी एक साफ सोच थी। और ये जो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति वाला प्रस्ताव था, ये तो आजाद भारत के संविधान की नींव के पत्थर बने बाद में। सही कहा। अब आते हैं उन आंदोलनों पर जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को घर घर में पहुंचा दिया। हाँ। और जिनसे उनका नाम सरदार पड़ा। हाँ, ये दिलचस्प है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की। जी। हाँ। खेड़ा। गुजरात में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, भयंकर अकाल जैसी स्थिति थी। लेकिन अंग्रेज सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर थी। और यहीं पर पटेल का जो ऑर्गेनाइज करने का कौशल था, वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दिखा। बिल्कुल। उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में, लेकिन अपनी एक खास स्टाइल में किसानों को एकजुट किया। हाँ, सुना है गांव-गांव घूमे वो, किसानों को समझाया, उनका हौसला बढ़ाया और एक सीधा नारा दिया,
कर नहीं देंगे। कर नहीं। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक संगठित प्रतिरोध की आवाज थी। बिल्कुल। महीनों तक किसान डटे रहे, सरकार ने दबाने की कोशिश की, जुल्म भी हुए, लेकिन किसान झुके नहीं। और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, लगान माफ करना पड़ा। ये पटेल के नेतृत्व में किसानों की पहली बड़ी जीत थी और इसने दिखाया कि भाई अहिंसक तरीके से भी अगर संगठित हो जाएं तो अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। इसके कुछ साल बाद 1923 में बोरसद आंदोलन का जिक्र आता है। हाँ, बोरसद, वहाँ क्या हुआ था? वहां सरकार ने एक अजीब सा टैक्स लगा दिया था। इलाके में डकैतियां होती थीं तो उसकी रोकथाम के नाम पर हर नागरिक पर एक खास टैक्स। मतलब सजा सबको? हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो सरासर अन्याय था। तो फिर पटेल जी सामने आए। फिर वही हुआ, पटेल ने कमान संभाली, लोगों को संगठित किया, टैक्स न देने का आह्वान किया। और इस बार लगाना ही गलत था। कमाल है, ये उनके नेतृत्व की एक और पुष्टि थी। इन शुरुआती आंदोलनों में एक पैटर्न साफ दिखता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। क्या पैटर्न? पहला, मुद्दे की गहरी समझ, खासकर किसानों से जुड़े मुद्दे। दूसरा, जमीनी स्तर पर कमाल का संगठन खड़ा करने की क्षमता। और तीसरा, गांधी जी का जो सत्याग्रह का हथियार था उसका प्रभावी इस्तेमाल। लेकिन उसमें पटेल की अपनी दृढ़ता, उनकी व्यावहारिकता का पुट हमेशा रहता था। मतलब वो सिर्फ आदर्शों पर नहीं चलते थे, वो नतीजों पर ध्यान केंद्रित करते थे। प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी। और अब बात उस आंदोलन की जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सरदार बना दिया, 1928 का बारडोली सत्याग्रह। हाँ, बारडोली, ये तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर है। यहाँ मामला और भी गंभीर था। अंग्रेजों ने लगान में सीधे 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। 30%? ये तो किसानों की कमर तोड़ देने वाला फैसला था। बिल्कुल। पटेल ने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने पूरे तालुका को, मतलब पूरे इलाके को एक यूनिट की तरह संगठित किया। हर गांव में कमिटियां बनी, वॉलंटियर तैयार हुए। और किसानों से क्या कहा? साफ कहा, टैक्स नहीं देना है, बस। हाँ। और फिर महीनों तक ये संघर्ष चला। सरकार ने दबाने का हर तरीका अपनाया, जमीनें जब्त की, मवेशी उठा लिए, लोगों को जेल में डाला। लेकिन किसान पटेल के नेतृत्व में अडिग रहे, हिले नहीं। और पूरा देश इस आंदोलन पर नजर रखे हुए था। इसकी सफलता तो जबरदस्त रही होगी। असाधारण। इसने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए और बढ़ी हुई लगान वापस लेने पर मजबूर किया, बल्कि इसने पटेल को एक अखिल भारतीय, मतलब पैन इंडिया लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। उनकी लीडरशिप, उनकी दृढ़ता, उनकी स्ट्रैटेजी की पूरे देश में चर्चा होने लगी। और इसी आंदोलन के दौरान, हाँ बताइए, बारडोली की महिलाओं ने उनके नेतृत्व और हिम्मत से प्रभावित होकर उन्हें प्यार और सम्मान से सरदार कहा। सरदार यानी नेता, प्रमुख। हाँ, और बस यहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बन गए। ये नाम उनके व्यक्तित्व का जैसे हिस्सा ही बन गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, जैसा आपने कहा, ये उनके नेतृत्व की पब्लिक एक्सेप्टेंस थी। लोगों ने मान लिया था कि यही हमारा सच्चा सरदार है, जो हमारे लिए लड़ सकता है, मुश्किल में रास्ता दिखा सकता है और जीत दिला सकता है। ये दिखाता है कि लीडरशिप थोपी नहीं जाती, वो कमानी पड़ती है। इसके बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। 1930 का नमक सत्याग्रह। जी, दांडी मार्च। हाँ, गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया तो कहते हैं सरदार पटेल ने उसकी तैयारी में बड़ी भूमिका निभाई थी और मार्च शुरू होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी वो सबसे आगे थे और फिर से गिरफ्तार हुए। अहमदनगर किले में नजरबंद रहे। जी, साहब बाहर कार्यकर्ताओं तक पहुंचता रहता था। उनकी गिरफ्तारी अक्सर आंदोलन को दबाने के बजाय और भड़का देती थी। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। सही बात है। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनकी दृढ़ता लोगों में भी वही हिम्मत भर देती थी। अब आते हैं आजादी के बाद के उस दौर पर जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन एक बहुत ही पेचीदा स्थिति के साथ। हाँ, वो रियासतों वाला मामला। वही, अंग्रेजों ने जाते जाते लगभग 565 देसी रियासतों को यह अधिकार दे दिया था कि भाई आप चाहो तो भारत में मिलो, पाकिस्तान में जाओ या आजाद रहो। ये तो एक टाइम बम जैसा था, एक ऐसी स्थिति जो भारत के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर सकती थी। हाँ, हर रियासत का अपना राजा, अपनी सेना, अपनी महत्वाकांक्षाएं। त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, कई बड़ी रियासतें तो आजाद रहने का सपना देख रही थी। वैसी चूक होती कई टुकड़ों में बंट सकता था।
एक कभी न खत्म होने वाला गृह युद्ध छिड़ सकता था। यहीं पर सरदार पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने वो भूमिका निभाई जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। जी हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने रियासतों के विलय के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे अक्सर गाजर और छड़ी की नीति कहते हैं। हाँ, कैरेट एंड स्टिक। मतलब समझा बुझाकर और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती दिखाकर। इसे थोड़ा और खोलते हैं। गाजर क्या थी? शासकों को समझाया कि भाई भारत में शामिल होना आपके और आपकी प्रजा दोनों के हित में है। अच्छा। उन्हें आकर्षक प्रिवी पर्स यानी सालाना भत्ता और कुछ खास अधिकार देने का प्रस्ताव भी रखा। वीपी मेनन जैसे कुशल प्रशासक ने इस बातचीत में अहम भूमिका निभाई। और छड़ी भी तैयार थी। मतलब अगर कोई शासक जन भावना के खिलाफ जाकर या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनकर आजाद रहने की जिद करता तो जन आंदोलन या फिर जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का साफ संकेत भी दिया गया था। तो उन्होंने कूटनीति, देशभक्ति की अपील, जनता का दबाव और अपने फौलादी इरादे, सबका एक अद्भुत मिश्रण इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और ज्यादातर रियासतों ने शांति से विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। लेकिन कुछ जगह मामला फंसा जरूर, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हाँ, ये मुश्किल मामले थे। लेकिन इन जटिल समस्याओं का हल भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय से निकाला। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद में पुलिस एक्शन लेना पड़ा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। यहाँ ये समझना कितना जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सदियों से अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में चल रही इकाइयों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम के तहत लाने का महायज्ञ था। हर रियासत के अपने कानून, अपनी करेंसी, अपना प्रशासन। हाँ, उन सबको भारतीय संघ के साथ इंटीग्रेट करना, एक समान नागरिकता, एक समान कानून व्यवस्था लागू करना, ये एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम था। अगर पटेल ये न कर पाते तो आज हम जिस भारत को जानते हैं वो शायद होता ही नहीं, बिखरा हुआ होता। बिल्कुल। शायद इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। हालांकि उनका काम शायद बिस्मार्क से भी ज्यादा पेचीदा था। हाँ, कह सकते हैं। और इसी एकता को बनाए रखने के लिए उनका जोर सिर्फ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर ही नहीं था। अच्छा, और किस पर था? एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर भी। वो जानते थे कि इतने बड़े और विविध देश को एकजुट रखने के लिए एक निष्पक्ष और कुशल ब्यूरोक्रेसी चाहिए। हाँ, इसका भी जिक्र मिलता है। उन्हें भारत के अखिल भारतीय सेवाओं पर, मतलब आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं पर बहुत भरोसा था। अटूट विश्वास था। उन्होंने इन सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, भारत का इस्पाती ढांचा। स्टील फ्रेम। उनका मानना था कि यही ढांचा देश को एक साथ जोड़े रखेगा और विकास को गति देगा। उनके भाषणों और लेखों से पता चलता है, वो कहते थे अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन अनिवार्य है। बिल्कुल, ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि राजनीतिक नेतृत्व तो आएगा जाएगा, लेकिन देश को स्थिरता और निरंतरता यही प्रशासनिक ढांचा देगा। उन्होंने इन सेवाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी बहुत जोर दिया था। जी हाँ। अब बात करते हैं उनकी विरासत की और उन्हें जो सम्मान मिला उसकी। हाँ। सरदार पटेल ने खुद तो बहुत किताबें नहीं लिखी, उनका जीवन तो काम करने में ही बीता। हाँ, वो कर्मयोगी थे। लेकिन उनके भाषणों, उनके पत्रों, उनके लेखों के कई महत्वपूर्ण संकलन आज मौजूद हैं, जैसे द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरदार पटेल। जी, और इन पर कई विद्वानों ने जीवनियां भी लिखी हैं। हाँ, जो उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। और ये किताबें सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं। नहीं, ये आज भी पॉलिसी मेकर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनसे उनके विचारों की स्पष्टता, उनके निर्णय लेने की क्षमता और उस मुश्किल दौर की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। हाँ, उनकी प्रैक्टिकल सोच और राष्ट्र प्रथम की भावना साफ झलकती है। बिल्कुल। सम्मान की बात करें तो जनता ने तो उन्हें पहले ही लौह पुरुष और सरदार का खिताब दे दिया था। जी। फिर 1991 में उनके निधन के काफी साल बाद, 41 इयर्स बाद, उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ, ये सम्मान उनके अतुलनीय योगदान की एक तरह से राष्ट्रीय स्वीकृति थी, भले ही थोड़ी देर से मिली। ये इस बात का सबूत था कि राष्ट्र उनके काम के महत्व को समझता है और उनका सम्मान करता है। और फिर साल 2018 में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, उनकी याद में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ।
182 मीटर ऊंची जी। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बन गई है, जो हमें सरदार पटेल के विजन की याद दिलाती है। ये सारे सम्मान, ये संकलन, ये स्मारक, ये सब उनकी उस स्थायी विरासत को ही रेखांकित करते हैं जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। क्या है वो विरासत संक्षेप में? एक अखंड भारत, हाँ। एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने की भावना। उनका काम, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा। तो इस सारी जानकारी और हमारी इस चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम सब कुछ समेट कर देखें, हाँ, तो सरदार पटेल की सबसे बड़ी, सबसे अमूल्य देन है एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखना। वो एकता जिसके बिना आज का आधुनिक लोकतांत्रिक भारत शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल। अगर उन्होंने उस नाजुक मोड़ पर वो कड़े, कभी-कभी अलोकप्रिय लगने वाले लेकिन राष्ट्रहित में जरूरी निर्णय ना लिए होते, तो शायद आज हम एक बिखरे हुए, कमजोर और अस्थिर भूगोल में रह रहे होते। उनकी फौलादी इच्छा शक्ति, उनकी बेजोड़ संगठनात्मक क्षमता और उनका व्यवहारिक नजरिया, हाँ, इन सब ने मिलकर उस असंभव से लगने वाले काम को संभव बनाया। उन्होंने भावनाओं के साथ साथ जमीनी हकीकत को समझा और उसी के हिसाब से कठोर लेकिन जरूरी फैसले लिए। रियासतों का विलय इसका सबसे बड़ा सबूत है। सरदार पटेल का जीवन हमें यही सिखाता है कि कर्तव्य पथ पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए और राष्ट्रहित हमेशा व्यक्तिगत हितों से ऊपर होता है। वो सबसे बढ़कर एकता में ही असली ताकत है। अनेकता में एकता, यही भारत की पहचान है और इस पहचान को गढ़ने वाले शिल्पी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए हम गर्व और सम्मान से उन्हें याद करते हैं, भारत की एकता के शिल्पकार। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज जब हम कई तरह की सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या सरदार पटेल की दृढ़ता, उनकी कूटनीतिक समझ, उनका राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत और उनका वो प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या वो हमें आज की इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए कोई रास्ता दिखा सकता है? उनकी शैली, उनके तरीके आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हो सकते हैं, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।